सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ सच का थोड़ा सा फुकदान है। अब ये निजी मामलात हों तो चल जाता है, सियासी मामलात हों तो फिर तो दौड़ भी जाता है, लेकिन अगर मुल्क के माशी मामलात हों और इतने सेंसिटिव इशूज़ हों और उस पर हमें सच बताने से गुरेज किया जा रहा है, तो ये मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी भी है और मुल्क के साथ बेईमानी भी है। अब होता यह है कि जब अपोजिशन को हम देखते हैं तो हमें ये बताया जाता है, बल्कि इसी अवाम को बताया जाता है, जैसा कि आज खासा भी बता रहे थे कि मुल्क दिवालिया होने के करीब है। कुछ लोगों का तो कहना यह है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ जब हुकूमती बयानात हमारे सामने आते हैं और हुकूमती बयानात हम सुनते हैं तो फिर हमें बताया जाता है कि खतरे की कोई बात नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। तो ये जो सब अच्छा है वाला जो एक राग है वो हम आज तक सुन रहे हैं, और कल तो उस पर हद ही हो गई जब हमने ये देखा कि इसहाक डार साहब जो कि वजीर खजाना है, उन्होंने कहा कि ज़र मुबादला, जब पूरे मीडिया पे खबरें चल रही थी कि ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं उनमें मजीद कमी हो गई है क्योंकि हमने फर्दर कुछ पेमेंट्स की हैं, 4.5 बिलियन के हो गए, तो वो आते हैं टेलीविजन पे और कहते हैं नहीं जी, घबराने की कोई बात नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 या 4 अरब नहीं है, हमारे पास 10 अरब है। और उन्होंने उसको डिफाइन कैसे किया कि जो कमर्शियल बैंक्स में जो कि रकम रखी हुई है वो भी हुकूमत की, यानी वो भी रियासत की, यानी वो भी पाकिस्तान की है। इस पे बड़े लोगों के कान खड़े हुए हैं। अब जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज इमरान खान साहब क्या कह रहे थे वो जरा एक छोटा सा क्लिप है, सुनते हैं। मैं सारी उन हुकूमतों को कह रहा हूं जिनके पास इस वक्त ताकत है, अगर आप आज सब मिलके, सारे इदारों को मैं कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान हम सब के हाथ से निकल जाएगा। हम अब श्रीलंका सिचुएशन के कि हम जा रहे हैं उधर जिधर श्रीलंका का मतलब ये कि लोगों ने सड़कों पे अब आ जाना है। आटे की कीमत जिधर चली गई है और आटा मिल नहीं रहा, वो जो बेचारा एक आदमी कल आटे की लाइन में खड़ा होकर अपनी जान खो बैठा है, ये अब आगे मजीद और बढ़ने वाला है। हमें सबसे सवाल पूछना चाहिए, कौन सी क़यामत आ गई पाकिस्तान में कि क्या अप्रैल में क्या था, मार्च में पाकिस्तान किधर खड़ा था और आज किधर खड़ा है, क्या हुआ है? जो मैं बात कर रही थी कि जब हुकूमत के बयान सुनते हैं तो खतरे मुख्तलिफ होते हैं, अपोजिशन के बयान सुनते हैं खतरे मुख्तलिफ होते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आटे का बुरान शिद्दत इख्तियार कर रहा है। क्या वजूहात हो सकती हैं प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो कि डेफिनेटली हुकूमती शख्सियत है वो क्या फरमा रहे थे वो भी सुन लेते हैं। एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे जो है वो नीचे ना चला जाए, और दूसरी तरफ एक दूसरी टीम है, वो एक इंतहाई फितना और बेशर्म इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। मामला यह है कि वो बाकायदा पिछले 2 महीने से ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जब वो टीवी पे आके बैठता है वो यही प्रोपेगेंडा करता है कि ये मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है। ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको बैनुल-अक़वामी सतह पे भी और मुल्की सतह पे भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। जिन्हें प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है शब्बर ज़ैदी साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, और जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर पॉलिटिकल और डिफेंस एनालिस्ट हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि मेहमानों की तरफ जाऊँ और हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आज के वो अहम सवाल जो मैं अपने नाज़रीन से पैनलिस्ट से पूछने और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सवाल नंबर 1, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है? मुल्क दिवालिया होने नहीं जा रहा है। मुल्क की माशी सूरत हाल पे हुकूमत और अपोजिशन के बयानात में तजाद, हकीकत क्या है? सवाल नंबर 2, मुल्क में माशी इमरजेंसी के नफाज और टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के क़याम की खबरें, क्या मुल्क के माशी मामलात सियासी हुकूमतों के हाथों से निकलते जा रहे हैं? सवाल नंबर 3, आम तासुर है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक माशी तौर पर कमजोर जबकि सूबे ताकतवर हुए। अगर हाँ तो 18वीं तरमीम के कुछ नुकात का जायजा लेने में आखिर हर्ज क्या है? और आखिरी सवाल, हर दौरे हुकूमत में IMF से मिलने वाला कर्ज और दोस्त ममालिक से मिलने वाली इमदादी रकम से मुल्क कब तक चलेगा? तवील मुद्दती माशी पॉलिसी नागुज़ीर, बनाएगा कौन? प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं शब्बर ज़ैदी साहब, क्योंकि मोस्ट स्ट्रेस्ड भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमी को लेकर, तमाम दीगर मेहमानों की इजाज़त से। शब्बर ज़ैदी साहब, आप तो हमेशा से, अभी से नहीं, आप बहुत पहले से ये बात कर रहे हैं और आपने ये बात इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी की थी, जिसपे बड़ी लानतान भी हुई कि मुल्क दिवालिया हो गया है। उसके बाद फिर आपने उसको थोड़ा सा डेफिनेटली उसकी वजाहत भी आपने की। आज जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जो इसहाक डार साहब का ये बयान कि 4.5 बिलियन नहीं है हमारे रिजर्व, जो कमर्शियल बैंक्स में है वो भी पाकिस्तान के हैं, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं सर? नादिया मिर्जा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। पहली बात तो एक बात याद रखें कि मैं अपनी बात कभी रिट्रैक्ट नहीं करता।
जो मैं बात करता हूँ उस पर कायम रहता हूँ और मैं कभी अपनी किसी बात को रिट्रैक्ट नहीं करता। मेरे बारे में ये आपका गुमान गलत है। फिर दूसरी बात ये है कि जब 16 दिसंबर 2021 को इमरान खान की गवर्नमेंट मजबूत गवर्नमेंट थी, उस वक्त मैंने कहा था कि ये मुल्क बैंक करप्ट है। बैंक करप्ट मुल्क का मतलब ये होता है हमारे हिसाब से, हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल टर्म्स में, कि ये मुल्क अपने कर्जे अदा करने की सलाहियत नहीं रखता। सलाहियत हम्म। मतलब ये होता है कि ये मुल्क अपनी आमदनी से अपने कर्जे अदा नहीं कर सकता, या फॉरेन एक्सचेंज में ये मुल्क अपने फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो से अपना आउटफ्लो अदा नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान बड़े अरसे से, मैंने ये बात 16 दिसंबर को की थी, पाकिस्तान 2021 में भी अपने कर्जे अदा करने की सलाहियत नहीं रखता। ये करप्ट मुल्क है। ठीक है। अब इसकी अगली शक्ल होती है कि जब बैंकरप्सी के बाद आप चले जाते हैं डिफॉल्ट में। डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि फिर आप कर्जे नहीं कर सकते, और जो अगली कर्जे आने वाली किस्तें होती हैं उसमें आप पैसे नहीं होते तो आप अदायगी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आंदा आगे कर्जे नहीं मिल रहे होते। देखिए, किसी कंपनी का बैंकरप्ट होना उसका डिफॉल्ट नहीं होता, मगर अगर उसके पास आगे कर्जे लेने की उम्मीद है तो अगले कर्जे लेकर पिछले कर्जे अदा कर देता है, और ये ठीक है। रवायत ही है। और इसके बाद आगे चलता हूँ। तीसरी बात ये है कि ये जो कर्जे होते हैं, ये होते हैं गवर्नमेंट के सॉवरेन डेट। इसको हम सॉवरेन डेट बोलते हैं। तो गवर्नमेंट के कर्जे पाकिस्तान में 130 बिलियन के हैं। तकरीबन उसमें से 125 जो है वो गवर्नमेंट के हैं, बाकी प्राइवेट हैं। तो गवर्नमेंट का सॉवरेन डेट डिफॉल्ट आज नहीं हुआ है। ठीक है। मगर गवर्नमेंट का टेक्निकल डिफॉल्ट इसलिए है कि गवर्नमेंट अपने एलसी के और अपने खर्चे, अपने कमिटमेंट पूरे नहीं कर रही। लोग जाके अपनी एलसीआं नहीं खोल पा ठीक रहे है। उस रेट पर जो ऑफिशियल रेट है। अब इसको आप जिस मानी में लेना चाहें ले लें। और ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये मैं कोई किसी सियासी बुनियाद पर या किसी पार्टी के बुनियाद पे नहीं कर रहा हूं। ये फिगर्स, आपके फैक्ट्स आपके सामने हैं, और मेरी दरखास्त है कि इसको सियासी रंग नहीं दिया जाए। ठीक है। शब्बर जैदी साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, अब मामला ये है कि जो तस्वीर का, अपोजिशन तस्वीर का एक रुख दिखा रही है, हुकूमत तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रही है। मुल्क में इससे शदीद आटे का बहरान है। आटे की कीमत 100 रुपए, 60 रुपए और 80 रुपए से 160 रुपए चली गई है। गरीब, अब कल जिस तरह से एक शख्स की स्टैम्पीड में हलाकत हुई मीरपुर खास में, वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया इसलिए है कि आगे आने वाले दिन के लिए वो किसी बड़े तूफान का पेशखिमा हो सकती है। अल्लाह ना करे कि हमारे ऐसे वो हालात हो, लेकिन क्या ये शुरुआत है? इसमें ये हमें जो सब अच्छा है वाली जो तस्वीर दिखाई जा रही है, इस वक्त आपको क्या लगता है हुकूमती सतह पर किस बयानिए की फौरी जरूरत है? एतमाद में लिया जाए अवाम को? आप अगर ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स देखें तो वो कह रहे हैं कि जी मुल्क जो है वो अंधेरों में डूबने वाला है। अगर आप राना सनाउल्लाह के बयान देखें तो वो कहते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। तो वो अगर कोई बयानिया हम नया ले आए तो हक़ाइक़ जो हैं वो मुंह से निकले हुए हैं, आप उनको छुपा नहीं सकते। नतीजा ये कि वो अवाम में एक वक्ती तौर पे हो सकता है कि कोई सोच बदले, लेकिन जो हक़ाइक़ है वो यही हैं कि इस वक्त बहुत अबतरी है खुराक के नुक्ता निगाह से भी, और लोग बेचारे एक थैला लेने के लिए जिस तरह वो धक्कम पेली और हजूम देखने को मिल रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। अगर बुनियादी चीज़ आपको खुराक भी आप मुहैया न कर सकें अपने लोगों को, तो फिर क्या पीछे रह क्या गया। तो बाकी तो बड़ी मायूसी है, क्योंकि देखें ताजरों ने भी अभी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की, उन्होंने इनके इक़दाम से एग्री नहीं किया कि रात को बिजली बंद कर दी जाए और 8 बजे वो दुकानें बंद करें। ये नहीं हो रहा। और इसी तरह मेरा ख्याल है कारोबारी तबका सारा परेशान है। बाज़ लोग रो रहे हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि जी $2-2 हज़ार डॉलर भी हमें देने प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि बैंक रिलीज़ नहीं कर रहे। तो हकीकतन तो हम बिल्कुल तबाही के धाने पे खड़े हैं, सब कुछ जमूद में नजर आता है। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि सियासी हुकूमतों के हाथ से मामलात निकल रहे हैं, और जो ये खबरें आती हैं कि जी फाइनेंशियल इमरजेंसी का इनकाद या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का, इसकी तरफ कहीं सोच विचार हो रही है? आपके इल्म में है? नहीं, टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की कोई सोच विचार नहीं है, क्योंकि उसका मसला वही है कि उसको कैसे अगर लाना हो तो कैसे, क्योंकि आइन में तो कोई गुंजाइश नहीं है।
सो मेरा नहीं ख्याल कि वो चीज़ हो सकेगी। लेकिन सबसे बड़ी और उसकी ज़रूरत नहीं होती। देखें, टेक्नोक्रेट्स आपके पास हैं। अगर आज वज़ीर ख़जाना एक टेक्नोक्रेट्स की 10 टेक्नोक्रेट्स की एक कमेटी बना दें इकोनॉमिस्ट की, और फैसले करने के लिए उनकी मशावरत, उनका सिलसिला जो है बड़ा एक्टिवली शुरू कर दिया जाए, तो वो टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बन गई ना, क्योंकि आप उनकी मशावरत पे काम करना शुरू करेंगे। आईनी तौर पे आप किसी को भी हायर कर सकते हैं। लेकिन असल इशू ये है कि जैसे जैसे हम वक्त गुजार रहे हैं, वक्त ज़ाया हो रहा है, ये चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ती जा रही हैं। सो ये एक वक्त लगता कि यूँ आ जाएगा और कुछ हफ्तों में कि टेक्नोक्रेट्स हों या कोई भी हो, वो ठीक ही नहीं कर सकेगा कोई सूरत हाल को, सवाए इसके कि आप डिफॉल्ट में चले। ठीक है। तो आपका सारा जोर जो है, आपका सारा जोर वो इस पे है कि जी सोशल मीडिया पे अगर ये कोई कहे कि डिफॉल्ट के करीब है तो उसको पकड़ लो, तो उससे तो इकोनॉमी ठीक नहीं ना होती, उससे तो इकोनॉमी ठीक नहीं ना होती, हरकत में आ जाएगी। ठीक है जी। जनरल साहब मैं वापस आती हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब, अवाम को तस्वीर का एक रुख नहीं दिखाया जा रहा है जो कि इंतहाई भयानक रुख हो सकता है, आप इस बात से अग्री करते हैं? और ये जो साहब वाली जो बात है कमर्शियल बैंक्स की रिजर्व, उस पर भी जरा अगर आप कर सकें। शुक्रिया। देखें, मैं समझता हूँ कि शबर ज़ादी साहब की मौजूदगी में इकानमी पे मैं तबसरा करूँ ज़रा बड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में हमेशा बजट हो, बाज़ रिपोर्ट्स हों, इदाद व शुमार का हेर फेर होती है। हर हुकूमत ये चाहती है। आप देखें, आज तक इमरान खान साहब की हुकूमत में कितनी ग्रोथ रेट था, आज तक मुख्तलिफ बयानात आपको देखने को मिलते हैं। मौजूदा हुकूमत का ग्रोथ रेट क्या है, इस पर आप उठाकर देख लीजिए, रोज़ टेलीविज़न चैनल्स पर, अखबारात के अंदर आर्टिकल्स पढ़ लें, आपको डिफरेंस जो है उसमें बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा। मेरे ख्याल में हर हुकूमत चाहती है कि वो हक़ाइक़ अवाम से छुपा लें। अब इसहाक डार साहब की मंतक सच्ची बात है, मुझे समझ नहीं आती कि जिस कमर्शियल बैंकों में अवाम का पैसा पड़ा है वो रियासत का पैसा कैसे होता है। कल सब लोग जाएंगे और बैंकों से अपने पैसे निकाल के दूसरी बात ये कि जिस डिफ़ॉल्ट का ज़्यादी साहब जिक्र कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है कि जब आप कर्ज़े वापस करने की सलाहियत खो बैठें तो आप तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुके होते हैं। आपके पास अपनी इतनी आमदन नहीं है, अपने इतने वसाइल नहीं हैं। अब उन वसाइल को क्यों नहीं बढ़ाया जा सका? माजी की हुकूमतें क्या दावे करती रहीं? हर हुकूमत, ज़्यादी साहब ABC से वाकिफ़ हैं, हर हुकूमत ने एक ही दावा किया इक़्तिदार में आते हुए कि वो FBR की रिफॉर्म्स करेंगे, वो टैक्सेशन का जो निज़ाम है इसको रिव्यू करेंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे, इसको फ्रेंडली करेंगे। लेकिन आप देख लें क्या हुआ आज तक। आज भी मैं समझता हूँ, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक, हमारा एक देसी तरीके से हिसाब लगा लें तो हमारी आमदन 100 रुपये और हमारा खर्चा 200 रुपये है। और दूसरी बात देखें, बदकिस्मती ये है कि हम हर चीज़ को सियासत की नज़र कर देते हैं। एग्जैक्टली। जो ज़ादी साहब ने बड़ी दुरुस्त बात की कि इस इकानमी को अब सियासत की नज़र ना करें। लेकिन अब देखिए, एक सूबा कहता है, पंजाब की अगर हम बात करें, वो कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन पंजाब के वज़ीर आला हर हफ्ते बाद एक नए डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट करते हैं। अब एक नया ज़िला बनेगा, 5 ज़िले वो बना चुके हैं। कल जंग के लोग इमरान खान साहब से मिले, वो कहते हैं जंग को डिवीजन बना दें। जब ये ज़िले अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनेंगे, वहाँ की इंतज़ामी मशीनरी आएगी, वहाँ के खर्चे होंगे, और फिर आप 18 से 20 अरब रुपये के मनसूबे आप 2 अजला के लिए आप जो है वो शुरू कर रहे हैं, जहाँ से आपने इलेक्शन लड़ना है। तो इन हालात में आप कैसे इकानमी को बेहतर कर सकते हैं? और फिर दूसरी बात, जिस आटे की किल्लत की हम बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, सैलाब ने इफेक्ट किया आपकी गंदम की क्रॉप को बड़ा। गंदम हमने काश्त भी कम की है। हम वक्ती फ़ायदा देखता है हमारा काश्तकार भी, उसे गन्ना अगर लगता है गन्ना ज़्यादा पैसे देने लगा तो वो गन्ने की तरफ दौड़ता है। जैसे एक पूरी, आपको याद है चकवाल के अंदर वो शुरू हुआ जब जैतून के दरख्त लगने, तो लोगों ने पूरा ही जैतून लगाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं। एग्जैक्टली, ये पॉलिसी की मैं ज़रा बात करती हूँ। नसरुल मलिक से एक ब्रेक ले लेती हूँ। अच्छा, ब्रेक से जब मैं वापस आती हूँ तो एक तो जो बात हो रही है ना कि इसको सियासत करें, इमरान खान साहब को दौरे हुकूमत था, यही शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ आए, इमरान खान साहब नहीं माने। ये हुकूमत आई, दोबारा ये कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी, अब इमरान खान साहब अपोजिशन में है, ऑल्दो के पार्लियामेंट से बाहर है, बट स्टिल, लेकिन वो नहीं माने। यहाँ पर सियासत छोड़ के हम इकोनॉमी को के हवाले से या उसकी पॉलिसीज के हवाले से संजीदा क्यों नहीं है? ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जरा 18वीं तरमीम की बात, जो हुआ सो हुआ, लेकिन बहरहाल हमें कहाँ पे फर्दर अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, हमें कहाँ पे रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है, हमें कहाँ पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी रिक्वायर्ड है या कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी रिक्वायर्ड है, इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो दुकानें बंद कर दें, जल्दी बंद कर दें, रेस्टोरेंट बंद कर दें,
ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती है, एक कॉस्मेटिक जरूर होती है, फौरी तौर पे हो जाती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं है। हर 4 साल 2 साल बाद और हर साल बाद हम यही चीजें सुन रहे होते हैं और 4 दिन पे अमल होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद है। शॉर्ट टर्म जो हमारी जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उससे हटकर शबर ज़ैदी साहब, ज़रा आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी इस हवाले से, क्योंकि जब 18वीं तरमीम हुई 2010 में, और उसका मकसद ये था कि वफाक को भी मजबूत किया जाए, सूबों को भी मजबूत किया जाए, और जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर, उसके साथ साथ जो 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट है उसको भी मजबूत किया जाए, कम अज़ कम उसका क़याम। वो तो आज हम देखते ही नहीं है। अब इससे एक इंप्रेशन ये भी आया, कुछ लोग का कहना है कि सूबे तो ताकतवर हुए लेकिन वफाक उससे कमजोर हुआ, और यही एक अहम वजह भी थी कि जब वफाकी सतह पर कर्जे लिए वापस उन्होंने करने होते हैं डेवलपमेंट की फद में, दीगर मद में, तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, जो बुनियादी इशू है वो ये है कि जब 18th अमेंडमेंट के तहत हमने डिवोल्यूशन की और उसके तहत एनएफसी अवार्ड बनाया, तो उसमें हमारे हिसाब से एक फंडामेंटल एरर हुई कि आपने कर्जा लिया विफाक में, जो कि इस्तेमाल हुआ प्रोविंसेस में, और इनका उसका इंटरेस्ट जो है वो विफाक देगा। तो और सिमिलरली डिफेंस भी है। डिफेंस सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लिए नहीं होता, डिफेंस पूरे पाकिस्तान के लिए होता है। तो डिफेंस का खर्चा विफाक, ये दोनों हेड गलत तरीके से एलोकेट हुए, और ये जो एनएफसी का अवार्ड है, जो 10th एनएफसी शायद का नाम है, ये इसके साथ पाकिस्तान अब नहीं चल सकता, इसमें मुझे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अच्छा, मगर इसके साथ अगर एनएफसी का अवार्ड तब्दील करना है तो आर्टिकल, जब आप आइन में जब एनएफसी अवार्ड 18th अमेंडमेंट लेकर आए, तो उसके साथ एक आइन में एक नया आर्टिकल डाला गया जिसका नाम था 140A, जो कि लोकल गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एम्पावरमेंट था। अच्छा, इस बारे में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, ना पीडीएम, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, ना एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में लोकल बॉडी को फाइनेंशियली एम्पावर करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी किसी पार्टी ने, किसी भी पार्टी ने, पाकिस्तान की सियासी पार्टी ने कभी भी लोकल बॉडी को फाइनेंशियली एम्पावर नहीं किया। तो एनएफसी अवार्ड आप बिल्कुल तब्दील करें, मगर उस वक्त तब्दील करें जब उसका पैसा नीचे चला जाए। और मैं इसको बड़ा आसान कर देता हूं कि अगर 2000 बिलियन कराची, अगर 2000 बिलियन रुपीस सपोज करें कि 2000 बिलियन रुपीस सिंध गवर्नमेंट को आ रहा है, तो उसमें से तकरीबन 900 बिलियन रुपीस कराची को आना चाहिए, तो वो कराची को मिलता है सिर्फ 50 बिलियन रुपीस। तो अगर आपने एनएफसी अवार्ड को चेंज करना है ऊपर इंटरेस्ट के लिए और फौज के लिए, बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ, और मेरी इसके ऊपर बड़ी सीरियस गुफ्तगू चल रही है मुख्तलिफ हलकों के साथ, हमें ऐसे करना है। मगर सेम टाइम मैं उससे इसलिए बैकआउट कर रहा हूं कि जब तक आप आर्टिकल 140A को मुझे नहीं इम्प्लीमेंट करके देंगे, मैं कभी भी एनएफसी अवार्ड की तब्दीली के लिए एग्री नहीं करूंगा। ये पोजीशन। ठीक है, तो जनरल साहब यही सवाल है कि आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि ये बात हमेशा से होती है कि जो 18th अमेंडमेंट हुई उससे सूबे तो मजबूत हुए, वफाक, जैसे शबर ज़ैदी साहब ने भी कहा कि जो हम लोन्स लेते हैं, जो इमदादी चीज़ होती है सूबों में भी जाती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट भी फेडरल दे रहा होता है, वो कर्जे भी उन्होंने ही देने होते हैं, प्लस जो डिफेंस का बजट है वो वफाक ने देना होता है। तो इसमें जब थोड़ी सी फर्दर तरमीम की बात होती है, ऑल्दो 18वीं के बाद हम 25-26 तरमीम कर चुके हैं, लेकिन जब इसमें फर्दर तरमीम की या कुछ नुकात पे तरमीम की बात होती है तो फिर एक सियासी हलचल मच जाती है। ये पॉलिटिकल ज्यादा हो गई है, इसका मकसद असल क्या था? पॉलिटिकल से ज्यादा ये मुफादात का खेल है। ये बिल्कुल शबर जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, इन्होंने 100% दुरुस्त बात की कि वफाक को हमने गरीब कर दिया, जहाँ सारी जितनी भी जिम्मेदारियाँ वफाक की वो वही हैं, और फंड्स जो थे वो प्रोविंसेस में हमने दे दिए। नतीजा ये है कि आज प्रोविंसेस के पास पैसा काफ़ी है और वहाँ करप्शन और खाया जाता है। आप अपने MPs वगैरह को दे दे के, बलोचिस्तान का मुझे पता है वहाँ लूट मार जैसे होती है, तो ये इससे नुकसान हुआ है क्योंकि वफाक की अपनी कैपेसिटी इतनी कम हो चुकी है। इसी तरह 18वीं तरमीम ने जो किया कि वफाक कहीं दखल ही नहीं दे सकता, वो भी ऐसा एक हल इन्होंने ढूंढा जहां सारे सूबे वो खुश अपने तौर पे, वफाक का जो कंट्रोल है वो कमज़ोर हो गया बिल्कुल।
नतीजा ये है कि ये सूबों में अगर जाके देखें तो वेस्टेज है, जबकि वफाक की जिम्मेदारियां वहीं मौजूद हैं और वो अपना पूरा नहीं कर सक रहे। तो ये सियासी से ज़्यादा उस वक्त की हुकूमत ने जब ये 18वीं तरमीम और ये जो NFC अवार्ड का किया था, ये सबको खुश करने के लिए किया था। जिसने जो मुतालबा किया उसका पूरा कर दिया, सारे बगले बजाते चले गए, मुल्क का नहीं सोचा किसी ने उस वक्त भी। तो ये ज़रूर इसको रिव्यू करना चाहिए, ये हमारे मफाद में नहीं। हर कोई भी कानून हो, जब आप उसको 2, 4, 5 साल 6 साल ट्राई करके देख लेते हैं और उसके आपके सामने प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि इसके मसाइल ये हैं, तो फिर उससे चिपके रहना तो कोई अक्लमंदी नहीं है, उसको तरमीम करनी चाहिए, सोचना चाहिए। तो सूबों से रेजिस्टेंस आएगा इसके ऊपर, लेकिन करने की ज़रूरत है। और ये सब के लिए एक मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि इसको नुक्ता निगाह से अपने वतन के नुक्ता निगाह से सोचें, बजाय इसके कि अपने ज़ाती या सूबाई नुक्ता निगाह से देखें। तो फिर इसमें तरमीम करनी होगी, उसके बगैर गुजारा नहीं होगा। इस पे नसरुल्लाह मलिक साहब आपकी भी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पॉलिटिकल जब बात होती है तो कहा यह जाता है कि नवाज शरीफ साहब को इत्मीनान हो गया कि वो तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन सकेंगे। जरदारी साहब को पता था कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी का सिंध के बगैर कहीं होगा नहीं, उनको सूबा ताकतवर चाहिए था। उस वक्त ANP थी, वो उनके साथ इत्तेहाद में थी, उनको था कि जी खैबर पख्तूनख्वा नाम रखे। तो ये मफादात की तो जंग हो गई या एक हो गई, लेकिन उससे वफाक को नुकसान हुआ। आप अग्री करते हैं? देखिए, आपको याद होगा ख्वाजा आसफ ने 18वीं तरमीम की मंजूरी के बाद कहा था कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं 18वीं तरमीम के नतीजे में जिसमें वफाक कमज़ोर हुआ, उसमें दोबारा से उसको रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है, जिसपे पीपल्स पार्टी का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। एग्जैक्टली मसला यह था कि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि पीपल्स पार्टी चूँकि अपने आप को सिंध तक महदूद देख रही थी और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश थी कि जितने वसाइल हैं वो अब सूबों के पास चले जाएँ, और अगर वो अपने एक सूबे के अंदर उसकी हुकूमत है तो उसके पास वसाइल की कमी नहीं होगी। ANP का भी यही मसला था। ANP कौमी जमात नहीं थी। ANP KPK के अंदर जो उस वक्त सूबा सरहद था, उसके अंदर अपने आप को देखती थी कि हमें KPK के अंदर फंड चाहिए, तो उस लिए वो हर हाल में 18वीं तरमीम की मंजूरी और उन तमाम जो है उनकी शिक थी मंजूरी चाहती थी जिसमें वफाक के वसाइल जो हैं सूबों के पास ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएँ। अब ये बैलेंस आउट हो गया है। इस बैलेंस आउट होने के नतीजे में बिल्कुल सिक्योरिटी के हवाले से ये खदशात हैं कि वफाक के पास डिफेंस के पैसे नहीं, और डिफेंस जो ज़्यादा सब बात कर रहे हैं वो पूरे मुल्क का डिफेंस है, वो सिर्फ इस्लामाबाद का डिफेंस नहीं है। तो इसलिए ये इस पे सियासी जमातों के माबैन कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन अगेन मुफादात का मसला है। जब आपकी सूबों तक हुकूमतें महदूद हो जाएंगी, बलूचिस्तान को क्या है, उन्हें वफाक से इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं। वो सब समझते हैं हमारे पास वसाइल ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, और बलूचिस्तान की हुकूमतें जिस तरीके से वसाइल बेदरेग तरीके से वहाँ लूटे जाते हैं वो अब आपके सामने उसकी पूरी मिसाल है। यानी एक एक ऑफिसर के घर से आपको करोड़ों अरबों रुपए निकल आते हैं, और वहाँ बाज़ जगहों पर ऐसे हैं कि जहाँ सड़कें मंजूर कर ली जाती हैं, बजट मंजूर हो जाता है, फंड रिलीज़ कर ली जाते हैं, लेकिन सड़क का नाम निशान मौजूद नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अब हालत यहाँ आ चुकी है। अगरचे मैं और आप हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम समझते हैं जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन सूरत हाल अब हमें भी बंद गली में जाती हुई दिखाई देती। जो भी आपने शुरू में कहा था कि टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें क्यों होती हैं, इसलिए कि सियासतदान मिल बैठकर बड़े इश्यूज़ को भी हल करने को अब तैयार नज़र नहीं आते। और इतनी लड़ाई, इतनी पोलराइजेशन बढ़ चुकी है कि लगता नहीं है। आप देखें, जिस ज़रदारी साहब ने जिस बलदियाती निज़ाम का जिक्र किया 140A के तहत लोकल गवर्नमेंट को आपने फाइनेंशियल पावर्स देनी है, कौन देने को तैयार? कोई भी देने को तैयार नहीं। कोई भी सियासी जमात, 3 दफा पोस्टपोन, कोई भी सियासी अभी भी जमात, लोगों को तकलीफें। आप तसव्वुर कीजिए, कोई भी सियासी जमात, इमरान खान साहब का एजेंडा था कि वो बलदियाती निज़ाम को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं होने दी, KP में नहीं होने दिए, KP के अंदर नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के फिर उस पूरे निज़ाम को जिस तरीके से तितर बितर किया गया वो भी आपके सामने है। ये विलेज काउंसिल होगी, ये गैर सियासी होगी, ये सियासी होगी। जहाँ आपके धड़े और आपकी इलाकाई जो शख्सियात थी जीत सकती थी, उसको आपने अर्बन और रूरल में डिवाइड कर दिया, ताकि जहाँ जहाँ आप जीत सकते हैं वहाँ नॉन पोलिटिकल हों, और जहाँ आप शहरों में आपके पास वोट है वहाँ पोलिटिकल बुनियादों पर इलेक्शन करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि अब हम इकानमी हो, आपकी NFC अवार्ड हो, आपकी 18वीं तरमीम हो या इलेक्शन हो, इन तमाम चीज़ों पे हम इतनी दूरियां सियासतदानों के माबैन बढ़ चुकी हैं कि अब कोई रास्ता दिखाई तैयार नहीं है। जो भी चीज़ कंसेंसस डेवलप होना बड़ा जरूरी है। एक चीज़ तो जिसपे तमाम जर्नलिस्ट तीनों के तीनों राजी है कि जो 18th अमेंडमेंट है उसको रिव्यू करने की जरूरत है, और अगर कुछ नुकात पे अगर ये बात तस्लीम हो चुकी कि वफाक इससे कमज़ोर हुआ है और जो हमारे फाइनेंशियल
इस तरह सिचुएशन है। रह गई लोकल गवर्नमेंट की जो स्ट्रेंथन करने वाली बात है, तो डेफिनेटली हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं जिनको सिर्फ लेजिस्लेशन करनी है, वो इसी में खुश हैं कि जी किसी नलके में पानी नहीं आ रहा, कोई गटर का ढकना हमने बनाना है, कहीं की सड़क हमने बनानी है। मैं ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सऊदी अरब के दौरे पर है, उम्मीदें हैं कि वहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। जेनेवा कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वहाँ से उम्मीद है कि हमें वहाँ से कुछ मिल जाएगा। कुछ फिर कहा जा रहा है कि चंद दिनों में IMF की टीम विजिट कर लेगी, वहाँ से हमें कुछ मिल जाएगा। लेकिन हम कब तक ये कुछ मिलके कुछ दिन गुजारा करने के लिए बैठे रहेंगे और इसी स्टेट में चलते रहेंगे? हम लॉन्ग टर्म को इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ कब आएंगे जिसमें तमाम जमातों का कंसेंसस भी हो और वो सियासत से बालातर होकर करें, वो जो लॉन्ग टर्म हो। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शबर सैदी साहब, जरा इस पे भी आपकी राय लेनी है, क्योंकि जिस तरह से नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी कहा कि कंसेंसस जरूरी है कुछ चीज़ों पर जो कि सियासत से बालातर होनी चाहिए। हम उम्मीदें लगा के बैठे हैं, सऊदी अरब दे देगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पर है, जेनेवा कॉन्फ्रेंस हमें कुछ मिल जाएगा, IMF की टीम आ जाएगी। ये कितना दे देगी, कितने दिन हम और गुजारा कर लेंगे, फिर हम वहीं के वहीं खड़े होंगे? इसका तवील मुद्दती हल है आपकी नज़र में? कुछ कैसे निज़ाम को बेहतर किया जाए? देखिए नादिया, ये जो सवाल आपने मुझे किया है और आपने लिख के भी मुझे भेजा था, इसको पढ़ के ना मुझे एक्चुअली हंसी आ रही है। आप मुझे ये बताइए कि एक रियासत जिसको 75 साल हुए हैं बने हुए, उसमें सिवाय एक साल के जब 50-51 था, उसके अलावा से उसका हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट में रहा है। तो वो रियासत किसी से भीख नहीं मांगेगी तो क्या करेगी? पाकिस्तान का जो वेस्टर्न एरिया है, जिसको वेस्टर्न पाकिस्तान कहते हैं, जो आज हम पाकिस्तान जिसको वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ये इलाका आज की शक्ल में इकोनॉमिकली वायबल स्टेट नहीं है। हम अगर मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपनी पेट्रियोटिज्म की क्लोक को अलग होके बनाऊं और मैं एज ए अकाउंटेंट इसकी वायबिलिटी बनाऊं, तो ये इकोनॉमिकली वायबल एंटिटी नहीं है। ये इसको डिसइंटेग्रेट होके खत्म हो जाना चाहिए। ये इसकी ग्राउंड रियलिटी है, इसमें कोई मुझे दो राय नहीं है। मगर किसको खत्म हो जाना चाहिए? जी क्या कह रही है? किसको खत्म हो जाना चाहिए? किसको खत्म हो जाना चाहिए? इस स्टेट को, इस स्टेट को खत्म हो जाना चाहिए। जी अगर मैंने कहा ना, मेरी बात पूरी सुन लेना, इस स्टेट को इकोनॉमिकल, अगर मैं बिल्कुल इकोनॉमिक्स जिस तरह पाकिस्तान की चल रही है 75 साल से, और जिस तरह से ये स्टेट का पोजीशन है, ये स्टेट को नहीं, हम अकाउंटेंट अगर इंडिपेंडेंटली बैठ के देखेंगे तो हमारे आपसे ये स्टेट नहीं चलनी चाहिए। मगर हमने, क्योंकि हमारे बड़ों ने ये मुल्क बनाया था और हम इस मुल्क को बाकी रखना चाहते हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम इसे बाकी रखें और इंशाल्लाह रखेंगे। तो ये, मगर आज की जो सूरत हाल है, इसमें अगर हमारे समाजी और माशरती रवैये जो है, मैं इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं समाजी और माशरती रवैयों की बात कर रहा हूं, अगर समाजी और माशरती रवैये उसी तरह रहे जिस तरह आज हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं ये स्टेट खत्म हो जाएगी। इसकी वजह मैं मिसाल बताता हूं। आप कोई भी पाकिस्तान में इस किसी भी रियासत के अंदर कोई भी रियासत होती है ना, उस रियासत पास सिर्फ बादशाह या किंग होता है ना, उसके पास सिर्फ 2 पावर्स होती हैं दुनिया में। अगर वो 2 पावर्स नहीं रखता तो वो बादशाह नहीं है, वो सिर्फ नाम का बादशाह है। उसकी पहली पावर होती है टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, दूसरी पावर होती है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल। ये रियासत इन दोनों चीजों में पूरी तरह नाकाम है और नाकामी बिल्कुल अया है। तो अगर हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान बाकी है, तो ये किताबों में है, ठीक है। अच्छा, और ये शबर जैदी साहब, मेरा जो आपको सवाल करने का मकसद था, जिसको आपको सवाल सुन के आपको हंसी आ रही थी, वो ठीक है, मगर ये क्या आप, ठीक है, मुझे बात कंप्लीट करने दो, परेशान क्यों रहती हूँ? मैं पाकिस्तान को, मैं गद्दारी की बात नहीं कर रहा हूँ, परेशान नहीं नहीं, मैं कोई परेशान नहीं हो रही, नहीं सर, मेरे पर टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो मैं ये चाहती हूँ कि हम टू दी पॉइंट असल में बात कर ले, जो मैं आपसे जवाब तलब करना चाह रही हूँ उस पर भी हम आ जाए। परेशान नहीं हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान हमारा भी है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नहीं सर, मैं कुछ और बात कर रही हूँ आपसे। अरे सर, शबर जैदी साहब, मेरी बात सुन ले, मैं कुछ और बात कर रही हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि जो सवाल सुन के आपको हंसी आ रही थी, सही बात है, हम आज भी इसी चक्कर में हम फंसे हुए हैं, आज भी इसी चक्कर में हम लिपटे हुए। सवाल ये है
कि हम इससे बाहर आने के लिए आपकी रिकमेंडेशन जानना चाह रही हूँ। हकीकत तो यही है कि हम एक कोलू की बैल की तरह ये पैसे दे दे वो पैसे दे दे 4 दिन गुजारा हो जाए। आपकी रिकमेंडेशन क्या है इसको बेहतर तरीके से लॉन्ग टर्म पॉलिसी या लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस स्टेट का माशरती और समाजी ढांचा तब्दील किया जाए। पहला माशरती ढांचा तब्दील किया जाए कि इस मुल्क में इमीडिएटली कर्फ्यू लगा के डॉक्यूमेंटेशन की जाए। जब किसी मुल्क की मईशत की आधी मईशत नॉन डॉक्यूमेंटेड हो और वो आधी मईशत टैक्स नहीं दे और टैक्स में नहीं आना चाहे और मेरे जैसे आदमी को वहां से उठा के बाहर फेंक दे सिस्टम में से, तो फिर आप कैसे चल सकती हैं? आपको पता है मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मुझे एक सिंध गवर्नर हाउस में ट्रेडरों ने फिजिकली असॉल्ट किया था, गवर्नर हाउस में फिजिकल असॉल्ट किया था। और ये वही साहब थे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और मैंने, अगर आपको याद हो तो, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीर की थी जब सिराज कासिम तेली साहब बैठे हुए थे और मैंने उन्हें कहा था कि सिराज कासिम तेली साहब, आप पाकिस्तान में कराची में ये ऐलान कर दें कि आप स्मगल गुड्स नहीं बेचेंगे तो मैं तमाम अफसरान को एफबीआर के हटा लेता हूं कराची से। उन्होंने कहा नहीं, हम स्मगल गुड बेचते रहेंगे, आपको इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये रवैया माशी नहीं है, ये माशरती रवैया है। ये आपका मैकेनिज्म है। आप अपनी मुनाफकत खत्म करेंगे, जब आप मुनाफकत खत्म करेंगे, जब आप दुरुस्त फरमा रहे, जब आप मस्जिदों के बिजली के बिल देंगे ना, आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में जितनी मस्जिदें हैं क्या वो बिजली के बिल देती हैं? और किसी इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के पास ये पावर है कि मस्जिद की बिजली काट सके? आज तक कभी किसी मस्जिद की बिजली कटी है? आप मुझे बताएं ना जरा। ये मैं वो बातें कर रहा हूं आपसे कोई नहीं करेगा, क्योंकि मैं इस मुल्क के बनाने वालों का बेटा हूं और इंशाल्लाह इसको बचाऊंगा। बट सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि हमें अब झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सच बोलते हैं बस। ये स्टेट इस तरह नहीं चल सकती। जी नाज़रीन, एक मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। जनरल साहब, हम अभी एक तो बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने शब्बर जैदी साहब ने की है और हकीकत यही है, मैं हैरान होती हूँ ये देखकर कि पाकिस्तान में टैक्स नहीं दिया जाता, टैक्स नेटवर्क से बचा जाता है, पैसे बचाए जाते हैं, लेकिन चैरिटी में बेशुमार लाखों करोड़ों रुपए दे दिए जाते हैं। तो ये वाले जो रवैये हैं, मेरे ख्याल है इसी किस्म के रवैयों की निशानदेही कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब। कैसे तब्दील होंगे ये? देखिए, तब्दील क्या होना है, मैं तो हैरान होता हूँ कि दौलत कम नहीं है, रियासत कम है, इस वक्त गरीब है, रियासत के पास पैसे नहीं। आप अगर रियल एस्टेट में देखें तो बिल्डिंगों की बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं और रेट उनके इतने ज़्यादा हैं और बिक भी जाती हैं। कोई ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है लिहाजा ले नहीं सकते। आप रेस्टोरेंट की तरफ चले जाएं तो आपको जगह ही नहीं मिलती वहाँ पे। वो रेस्टोरेंट इतनी ज़्यादा, वहाँ पे लोग वेटिंग में खड़े होते हैं, रेस्टोरेंट बड़े हैं। शादी करने के लिए शादी हॉल मांगे तो आपको 2-2 महीने की तारीखें, 3-3 महीने की तारीख मिलती है। यहाँ पे पैसे की कमी नहीं, आप हुकूमत के भी लक्षण अच्छे नहीं। अभी आप देखिए, शहबाज शरीफ बाहर गए हैं तो जो मीडिया के लोग हमें बता रहे हैं वो कहते हैं जी 46 मीडिया के लोगों को साथ लेके गए जिनका सारा खर्चा उठा रहे हैं ये लोग। आप कभी वो पिछले दौर में देखा था कोई इस तरह साफी गए थे साथ या कोई और लोग गए थे? ये जहाज़ भर भर के लोगों को ले जा रहे हैं, इनको भी रहम नहीं आता हमारे ऊपर। तो चीज़ ये है कि पैसा तो है, अपने तौर पे लोगों के पास बहुत है। अब ये है कि अगर आप IMF से मांगते हैं कहीं और से, तो इन्हीं से, अपने लोगों से कर्जे हंसना मांग लें। इन्हीं को कहें कि जी मुल्क को मुसीबत से निकालने के लिए तबाही तो हम कर बैठे हैं, आप हमें दे दें कर्जा, चलें, आपको 4 साल बाद वापस मिल जाएगा, 3 बार। अवाम एतबार देखें जी, बात यह है कि इसके लिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। लेकिन लोगों समारोह वाली स्कीम्स हमारा माजी है सर, वो तो बड़ा डिजास्टर, वो तो आज भी डिजास्टर इस लिहाज से कि ये हुकूमत आई थी, ये हुकूमत ये कह के आई थी कि जी इमरान खान ने बर्बाद कर दिया, हम ठीक करेंगे। भाई अगर आपसे ठीक नहीं होता तो आप छोड़ दें। आप क्यों इसको मजीद बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं जब तक कि ये आप ऐसे हाल पे हमें पहुंचा दें कि रही कुछ ना। तो मेरा मतलब है अखलाकियात वाली बात तो है ही नहीं, जिम्मेदारी ऐसी नहीं है, सब अपना चस्का लेना चाहते हैं। अब ये हुकूमत में बैठे हैं, लल्ले मज़े ले रहे हैं, बस वो आपको सुना देते हैं कि जनाब पैसा ख़त्म, अंधेरे हो जाएंगे, ये हो जाए। भाई आप आए किस लिए थे फिर? अगर आपने एक हुकूमत को हटा के दूसरी आप बनाई थी तो जवाब तो यही था ना कि आप महंगाई कम करेंगे। ठीक है, तो आप निकले यहाँ से, हमारे सरों पे क्यों सवार हुए पड़े? अच्छा, हमारे पे सवार
ये बात तो ठीक है कि जो वादे करके आए थे वो वादे उनसे पूरे हुए ही नहीं। वो मैं बार बार अपने प्रोग्राम में, पता नहीं लोग सोचेंगे क्या, वो महमूद खान साहब बड़े मजे की बात कर रहे थे केपीके में, असेंबली में। वो कह रहे थे कि जब बाल नहीं थी तो कंघी खरीदी क्यों। तो एक बात मैं इधर कह दूं, मेरी गुजारिश है कि इसहाक डार को हटा दे, वजीर खजाना किसी और को चार्ज दे दें। वजह यह है कि ये वजीर खजाना तनख्वाहें भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें सिर्फ एक काम बताता है, खजाना खाली है। इसके अलावा क्या ड्यूटी है भाई तेरी? खजाना खाली क्या रोज इनसे सुन लेते हैं। ठीक है, तो इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, क्या इलेक्शन ही वाहिद हल है? अगर तल्ख बात कह दी जाए ना तो ये बात मान लेनी चाहिए कि इस रियासत को चलाने वाले सब नाकाम हो गए। सारी सियासती मैं समझता हूँ सब नाकाम हो गए। अब देखिए ज़ैदी साहब ने जो बात की, सच्ची बात है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि पाकिस्तान बनाने वालों के बेटे और वो जो वाकई इस मुल्क का दुख रखते हैं, उन्होंने कितने दुख से कहा कि 1951 से लेके आज तक आप डेफिसिट का शिकार है, आप एक भिखारी मुल्क बन गए। कितनी खुशी से आप कहते हैं कि हम चीन के पास जाएंगे, हम वहाँ से पैसे ले आएंगे, हमें सऊदी अरब पैसे दे देगा, हमें कतर से मिल जाएंगे, वादे वसूल करते हैं। और फिर आप कहते हैं आप ट्रंप से मिल के आते हैं, आप जश्न मनाते हैं कि जी अमेरिकी सदर ने हमें जनाब बड़ा हमें वेलकम किया। यानी आपकी हालत ये हो चुकी है। आप यकीन मानिए कि आपके एक क्लर्क से लेके आपके इक़्तिदार के मनसब पर बैठे हुए शख्स तक आप करप्शन में इतने डूब चुके हैं कि आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं है। यानी आप ये जो बात कर रहे थे ज़ैदी साहब, या आप मुझे बताइए इस मुल्क में आप कारोबार कर सकते हैं? ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे ज़ैदी साहब कि आप रवैयों में तब्दीली की नहीं, आप इस मुल्क में आप बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए कि आप इंपोर्ट करके अगर कोई चीज़ यहाँ ट्रेड करना चाहेंगी तो आपके मुखालिफ स्मगलिंग करके लेके आएंगे, वही कंटेनर वो 1 करोड़ में लेके आएंगे, आप 2 करोड़ में लेके आएंगे। आप मुझे बताएं आप कम्पीट कर सकेंगे? आप बिजनेस अब इस मुल्क में नहीं कर सकते एक नंबर तरीके से। आप कोई कारोबार, कोई हाउसिंग सोसाइटी मंजूर नहीं करा सकते। आप बताइए पाकिस्तान में लाहौर में एक बड़े सीनियर ऑफिसर से पूछा कि लाहौर के अंदर सबसे अच्छी सोसाइटी कौन सी, तो उन्होंने एक सोसाइटी का नाम लिया। उन्होंने कहा मेरे ख्याल में सबसे अच्छी सोसाइटी वो है। मैंने कहा वहाँ कोई गड़बड़ नहीं है। उन्होंने कोई सरकारी ज़मीन थोड़ी सी और सड़कें, नालियाँ और जो गलियाँ होती हैं वो अंदर की हैं, बाकी उन्होंने कब्रिस्तान वगैरह अंदर नहीं किए। यानी आप अंदाज़ा करें कि रियासत की उन्होंने ज़मीन अंदर कर ली है और उससे वो कह रहे हैं वो 1 नंबर सोसाइटी हो सकती है। जहाँ ये कहा जाना लगे, बड़ी खूबसूरत बात रऊफ खुलासा साहब हमारे कुलीग उन्होंने कही कि जहाँ ये बहस हो कि मेरा चोर अच्छा है, वो कि दूसरा के नहीं मेरा चोर छोटा चोर है, दूसरा के नहीं मेरा चोर छोटा चोर है, उस मुल्क के अंदर क्या हो सकता है? यानी आप इस हद तक कोलैप्स कर चुके हैं और कोई ये किसी मौजू पे सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे, मैं आपको यकीन होंगे भी नहीं होंगे। और ये कभी इसलिए सियासी मफादात, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आटे का मसला आपका मसला है, मेरा मसला है। किसी एक अमीर आदमी जो शाफी इस मुल्क के अंदर राज करती है, उसका ये मसला ही नहीं है कि महंगाई कितनी बढ़ गई है। उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई है। उसको इस बात की परवाह भी नहीं है कि उसकी एलसी खुलती नहीं खुलती, उसने इतने कमा लिए होंगे, कोई और चोर दरवाजे उसके पास होंगे। जहाँ ईरान से चलने वाला पेट्रोल और डीजल लाहौर तक आके बिकता हो और हम तमाम खामोश तमाशाई बन के देखते रहते हैं। जहाँ स्मगलिंग इतनी आम हो कि लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, पेशावर के अंदर ओपन मार्केट में स्मगलिंग हो। जहाँ ये कहा जाए कि सवार से लेके फलां जगह तक आपको नॉन कस्टम पेड गाड़ी मिल जाती है, उस मुल्क में आप गाड़ियों का कारोबार कर सकते हैं। चलाते हैं जब तक एक्सीडेंट ना हो, ये भी बताया जाता है। और आप पकड़े नहीं जाएंगे तो सालों साल चलाते हैं। आप देखें ना, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है, इसलिए आपकी रियासत और कोई टैक्स लगा भी नहीं सकता। सच्ची बात ये है, लोग जहाँ पकड़ के आपको एक मार्केट के अंदर जाके FPR के लोगों को या वापडा की बिजली काटने वालों को, कल ख्वाजा साहब सब क्या कह रहे थे? बिल्कुल ठीक है, मैं बिजली अगर चोरी रोक लें, हम 300 यूनिट फ्री कर देंगे, चोरी मैंने रोकनी है। लाइन लॉस से सही बात है। शब्बर ज़ैदी साहब, लास्ट कमेंट आपका चाहूंगी। ये जो कमर्शियल बैंक्स में पैसे होते हैं, ये रियासत की हुकूमत के होते हैं सर? नहीं जी, ये बिल्कुल गलत बात की उन्होंने। इसका मतलब है कि जब मैं लेने जाऊंगा तो डॉलर नहीं मिलेगी। टेक्निकली ये डॉलर फ्रीज करने के बारे में बात है। ये खुदा का वास्ता ये बात नहीं करें, इससे पैनिक आ जाएगा। और ये डॉलर जो है, ये अगर उन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं, करेंगे वो, तो इसका मतलब है कि मेरे पास फिर मैं जब विड्रॉ करूंगा तो मेरे नहीं अवेलेबल हैं। ये टेक्निकली स्पीकिंग यस डॉलर तो है, और जरूरी नहीं कि सारे पाकिस्तानी एक साथ विड्रॉ कर लें, मगर ये इंडिविजुअल का पैसा है और वो किसी और भी विड्रॉ कर सकता है और उसे पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफर भी कर सकता है। देखिए, अगर आपने ये हरकत की ना, तो कल सारे लोग उसे ट्रांसफर कर देंगे। इनको समझ नहीं आ रही ये देखिए नादिया, मैं एक बात आपके इस प्रोग्राम में कहना चाहता हूं। मैं अब इस बात नतीजे पहुंच चुका हूं
कि ये लोग बेवकूफ हैं। मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि ये चालाक नहीं है, ये बेवकूफ है। इनको एक्चुअली समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। मैं तकरीबन इस बात में कन्विंस्ड हो गया हूं कि ये अभी पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को समझ ही नहीं पाए कि क्या है। देखिए, मेरे पास अगर $4-4.5 बिलियन पड़ा है, अगर मेरा अकाउंट है और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं कल चेक काट के लंदन ट्रांसफर कर दूंगा, फिर क्या होगा? तो ये तो बड़ी खतरनाक बात उन्होंने की है। ये बात नहीं करें तो बेहतर है। ठीक है ना? मगर ये फ्रीजिंग नहीं है, दिस इज नॉट फ्रीजिंग। बहुत शुक्रिया शोबर जैदी साहब आपके टाइम का, आपके भी राना नसरुल्लाह साहब आपका भी टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिम मिसर को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।